जी, अस्सलाम वालेकुम ऑल होम्योपैथिक डॉक्टर्स लवर्स। आज का हमारा टॉपिक है होम्योपैथिक मेडिसिन हेर्बेसल्फ। आज हम इसके जर्नी पर बात करेंगे। सिम्टम्स वाइज जिन जिन बीमारियों पर इसको इस्तेमाल किया जाता है उसको डिस्कस किया जाएगा और इसके बाद इसकी पर्सनैलिटी के मुख्तलिफ अदवार, इसकी पर्सनैलिटी के मुख्तलिफ पहलुओं को डिस्कस किया जाएगा। तो पहले मैं आपको लेकर चलता हूँ कि होम्योपैथिक मेडिसिन कैसे तैयार की जाती है। होम्योपैथिक मेडिसिन हेर्बेसल्फ, इसको तैयार करने के लिए पाउडर ऑस्टर शेल लिया जाता है जिसमें कैल्केरिया कार्ब मौजूद होता है। उसको फ्लावर ऑफ सल्फर के साथ मिक्स करते हैं, फिर इसको हीट किया जाता है एयर टाइट कंटेनर में। तो जो रिजल्टिंग पाउडर आता है उसको देन हाइड्रोक्लोरिक एसिड में डिसॉल्व करते हैं। फिर इसके बाद इसमें मिल्क ऑफ शुगर मिक्स की जाती है और देन डाइल्यूट किया जाता है, तो हेर्बेसल्फ तैयार हो जाती है। हेर्बेसल्फ में दो रेमेडीज की केमिकल प्रॉपर्टीज हैं, एक कैल्केरिया कार्ब है और दूसरी सल्फर, लेकिन दोनों का जो एक्शन है वो डिफरेंट है। हेर्बेसल्फ किन किन बीमारियों पर इस्तेमाल की जाती है, किन किन सिम्टम्स पर इस्तेमाल की जाती है, तो उनमें जो प्रोमिनेंट सिम्टम्स हैं, एक तो ये है कि इसको स्किन इन्फेक्शन में इस्तेमाल किया जाता है, साइनसाइटिस में इस्तेमाल किया जाता है, सख्त सर्दी लगती है और सख्त सर्दी के साथ ऐसी खांसी लगती है जिसमें सीने के अंदर से खड़खड़ की आवाज़ आती है, रैटलिंग साउंड की आवाज़ आती है, उस खांसी में इसको यूज़ किया जाता है। इसके अलावा बाकी जो इसकी सिम्टम्स हैं उनमें कॉन्स्टिपेशन है, फोड़े निकल आना, फोड़ों के अंदर पस का बन जाना, लंग्स टीबी, लंग्स में फोड़ों का बनना, और इसके अलावा आई डिजीज़ में जिसे कंजक्टिवाइटिस, ये एक और डिजीज़ होती है जिसे हाइपोपियन कहा जाता है, और इसमें आंखों के अंदर ब्राइट सर्कल्स अपीयर हो जाते हैं। तो ये था हेर्बेसल्फ का एक जर्नी कि सिम्टम वाइज कहाँ-कहाँ पे इसको इस्तेमाल किया जाता है। अब हम चलेंगे कि हेर्बेसल्फ की पर्सनैलिटी कैसी होती है। तो हेर्बेसल्फ की जो पर्सनैलिटी है, इसका जो पेशेंट है वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है, ओवर सेंसिटिव होता है, और ओवर सेंसिटिव टू पेन है, टच है एंड कोल्ड। 3 चीज़ों के साथ इसकी सेंसिटिविटी बहुत ज़्यादा होती है। पेन में हम ऐसे लेंगे कि अगर इसको ज़रा-सा पेन हुआ तो इसने चीखना चिल्लाना शुरू कर देना है, मुझे बहुत ज़्यादा दर्द हो गया है। फिर इसकी सेंसिटिविटी इतनी ज़्यादा होती है कि अगर हल्का-सा वहाँ पे टच कर लिया जाए या डॉक्टर कहता है कि इधर दिखाएँ, आपको चोट कहाँ पे लगी है? तो हल्के से हाथ लगने की देर होगी, इसने रोना, चीखना, चिल्लाना शुरू कर देना। इसने कहना है डॉक्टर मुझे टच ना करो। इसके बाद इसकी सेंसिटिविटी कोल्ड के साथ होती है। हल्की सी ठंडी हवा इसको बीमार कर देती है। यही वजह होती है कि जो हेर्बेसल्फ का पेशेंट होता है, वो अपने आप को बहुत ज़्यादा कवर करके रखता है। अगर किसी होटल, किसी रूम, कहीं पे भी जाता है तो सबसे पहले वो ये चेक करता है कि कहीं इस होटल के रोशनदान तो नहीं खुली हुई है, कहीं इसके दरवाजे के अंदर से हवा तो नहीं आएगी। तो इसलिए वो सारी जगह को कवर कर देता है कि ताकि हल्की सी भी ठंडी हवा अंदर दाखिल ना हो। इसी तरह हेर्बेसल्फ का जो पेशेंट होगा, ये सख्त गर्मियों में भी अगर आप इसको देखेंगे तो इसने अपने आप को अच्छी तरह लपेटा होगा, मोटी-मोटी जुराबें पहनी हुई होंगी। अच्छा, उसके बाद इसने अपने ऊपर गरम चादर ली होगी, इधर से पसीने आ रहे होंगे और इधर से इसने अपने ऊपर गरम चादर ली होगी। सोएगा तो अच्छी तरह अपने आप को कवर करके सोएगा ताकि हल्की सी भी हवा मेरे अंदर दाखिल ना हो या हल्की सी भी हवा मुझे डैमेज ना करे। तो इनके जो पेशेंट होते हैं ये सर्दी बर्दाश्त नहीं कर सकते, इनके पेशेंट पेन को बर्दाश्त नहीं कर सकते,
इसी तरह इस पेशेंट की जो स्वेटनिंग होती है वो बहुत कोल्ड होती है, प्रोफ्यूज होती है, बहुत ज़्यादा होती है। और तमाम किस्म के इसके जो डिस्चार्ज होते हैं, एक तो वो येल्विश होते हैं और दूसरा ये कि उनके अंदर जो स्मेल पाई जाती है वो उसमें खटास होती है, सोर किस्म की उसके अंदर स्मेल आ रही होती है। फिर अगर इसी कफ को देखें तो इसी कफ के अंदर से रेटलिंग आप म्यूकस की साउंड आ रही होगी। जैसे स्टेप्स यहाँ पे रखेंगे तो ऐसे लगेगा जैसे अंदर घड़-घड़ की आवाज़ आ रही है। हेपेसल्फ के पेशेंट वल्नरेबल होते हैं। वल्नरेबल कहते हैं जो कमज़ोर होते हैं, जो आसानी से दूसरों के अटैक का शिकार हो जाते हैं। कोई भी पर्सन आसानी से इनके ऊपर अटैक कर देता है। सेंसिटिव हैं एंड दे फील एवरीथिंग कैन हर्ट देम। हर चीज़ उन्हें नुकसान दे सकती है। तो ये हेपेसल्फ के पेशेंट से कुछ मेन पॉइंट्स थे। अब हम चलते हैं इसकी पर्सनैलिटी कैसे होती है। हेपेसल्फ का जो पर्सन होगा, क्योंकि हमने तो पेशेंट को देखना है कि ड्यूरिंग द डिजीज वो कैसा है। आउटसाइड द क्लिनिक हमने इसको ऑब्जर्व नहीं करना, हमने सिर्फ पर्सन्स को इन द फॉर्म ऑफ डिजीज देखना है जब वो पेशेंट होगा। और जब पेशेंट होगा आपके पास आया तो उस दौरान आपने उसको ऑब्जर्व करना है कि उसकी वर्बल कम्युनिकेशंस क्या हैं और नॉन वर्बल कम्युनिकेशंस क्या हैं, ड्यूरिंग द डिजीज वो कैसे बिहेव कर रहे हैं। तो हेपेसल्फ का जो पेशेंट होगा उसके अंदर ऑडोसिटी पाई जाती है, निडर, बहादुर, दिलेर होता है। इसके जो पर्सन्स होते हैं दे आर वेरी केयरफुल ऑफ रिलेटिव अबाउट्स। बहुत ज़्यादा केयरफुल होते हैं अपने घर वालों की, अपने रिलेटिव्स की, रिश्तेदारों की बहुत ज़्यादा केयर करते हैं, फिक्र करते हैं। क्योंकि इनमें एंग्जाइटी पाई जाती है, एंग्जाइटी हेल्थ अबाउट रिलेटिव्स ऑफ, एंग्जाइटी अदर्स फॉर। दूसरों के बारे में परेशान भी रहते हैं और केयरफुल भी होते हैं, उनकी फिक्र भी कर रहे होते हैं। अब ये कहते हैं डिलीजन सिक फैमिली वर द सिक मेंबर्स ऑफ, कहते हैं मेरे घर के लोग, मेरे घर के मेंबर्स बीमार हैं और ये सारा टाइम उनकी तीमारदारी में लगे रहते हैं, उनको लुक आफ्टर करने में लगे होते हैं, केयरिंग में लगे होते हैं। हल्का सा किसी को बुखार हुआ, किसी को खांसी हुई, नज़ला ज़ुकाम हुआ, अब इसका काम शुरू हो जाता है। ये उनकी केयर में लग जाता है, कभी उनको हॉस्पिटल लेके जा रहा है, कभी कहाँ लेके जा रहा है, कभी उनके लिए मेडिसिन लेके जा रहा है। तो इसकी सारी जो तगो-दो होती है वो दूसरे लोगों की केयर करने में लगी होती है। ये बहुत ज़्यादा केयरफुल होता है। क्योंकि इसमें लव फैमिली फॉर, अपने फैमिली, अपने घर वालों से इसकी मोहब्बत होती है, अपने बच्चों से ये प्यार करता है। देन सेंसिटिव होता है बहुत ज़्यादा, सेंसिटिव पेन टू डिसाइड वनसेल्फ फ्रॉम द पेन। किसी को कोई दुख होता है, दर्द होती है, तकलीफ होता है तो ये उसको अपने ऊपर ले लेता है। डिजायर नथिंग, डिजायर आस्किंग नथिंग फॉर। इसे घर वाले कहते हैं डॉक्टर आज तक इसने कभी हमसे ये नहीं कहा कि मेरे लिए फलां चीज लेके आओ, इसने कभी हमसे कोई ख्वाहिश नहीं की। इनजस्टिस कैन नॉट सपोर्ट, ये कभी भी किसी के साथ नाइंसाफी को नहीं देख सकता, किसी के साथ जुल्म को नहीं देख सकता। हर ही ऑक्यूपेशन है, ये इसकी बड़ी प्रोमिनेंट चीज है कि अपने काम के मामले में बहुत तेजी कर रहा होता है। खाना खाएगा तो बहुत तेजी से खाएगा, बातें करेगा तो बहुत तेजी से बातें करेगा, इसकी स्पीच हेस्टी होती है, आपको रिप्लाई करेगा तो बहुत तेजी से रिप्लाई करेगा। तो इसके हर काम के अंदर हरी पाई जाती है, जल्दी पाई जाती है। देन हम आते हैं स्पेंडरिंग मनी, बहुत ज्यादा पैसा फजूल खर्ची करता है, जाया करता है पैसे को। ट्रिफल्स इंपॉर्टेंट सीन, ट्रिफल्स मीन छोटी छोटी बातें इसके लिए अहमियत की हामिल होती है। किसी को हल्का सा पेन चुभी तो ये उसको अपने सर पे उठा लेगा, इसके लिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात होगी। अब वो पर्सन उसे कह रहा होगा कि जी मुझे आम सा प्रॉब्लम हुआ है, तुम छोड़ दो, क्या नहीं, फौरन उसको डॉक्टर के पास ले जाएगा। ये इतना ज्यादा केयरफुल होता है। देन हम आते हैं फिलॉसफी एबिलिटी पर, इसके अंदर समझ बूझ पाई जाती है, फहम पाई जाती है, ये चीजों को समझता है।
नेक्स्ट रूब्रिक है हमारे पास बेड इन बेड एमेलोरेशन। बेड मीन जहाँ पे वो रिलैक्स करता है, जहाँ पे ऊपर सुकून होता है, और इसका बेड इसकी फैमिली होती है। ये अपने फैमिली में खुश रहता है, अपने रिलेटिव्स में खुश रहता है, दूसरों दोस्तों की भी कंपनी लेता है, लेकिन वहां पे इतना केयरफुल नहीं होता जितना अपनी फैमिली के अंदर ये केयरफुल होता है। चीयरफुल बेड इन बड़ा हशाश बशाश होता है, कहाँ पे? अपने घर वालों में खुशी खरम बात कर रहा होता है, खुशी खुशी बात कर रहा होता है। इसके चेहरे से कहीं से भी ऐसा नहीं लगता कि ये परेशान है। लेकिन ये कब होगा? जब इसके घर वाले खुश होंगे, जब इसके घर वाले किसी बीमारी का शिकार नहीं होंगे। कहते हैं डॉक्टर मैं बड़ा खुश होता हूँ जब मेरे घर वाले हंसी खुशी रह रहे होते हैं, उनको किसी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता, वो बीमार नहीं होते, तो मैं बड़ा खुश हो जाता हूँ। इसके बाद नेक्स्ट आते हैं हॉटी रेसिस्ट टू अदर ह्यूमंस। हॉटी कहते हैं जो अपने आप को सुपीरियर समझता है दूसरों को। रेसिस्ट टू अदर ह्यूमंस, रेसिस्ट मीन होता है जो दूसरी इंसानी जात पात होती हैं, जैसे कोई मलक है, कोई चौधरी है, कोई डोगर है, कोई ठाकुर है, मुख्तलिफ नस्लें होती हैं, कुछ राजा है। तो ये कहता है कि हमारा जो खानदान है, हमारी जो नस्ल है, हमारी जो जात है, ये बाकी सब जातों से बेहतर है, और दूसरों की तरफ ये बड़ा हकारत का रवैया अख्तियार करता है। उन्हें क्या पता, इल्म तो हमारे पास है, दौलत हमारे पास है, कॉन्फिडेंस हमारे पास है, हम सबसे अच्छी जात है, और दूसरों को क्या पता है? ना तो दूसरों के पास इल्म है, ना दूसरों के पास दौलत है, ना उनका कोई खानदान है। ये इस लिहाज से हॉटी होते हैं। होम्योपैथिक वर्जन ऑफ होम्योपैथी इसको अच्छी नहीं लगती। मैं शेयर करता जाऊँ कि मेरे पास एक पेशेंट आया था, उसकी बड़ी तबीयत ज़्यादा ख़राब थी। उसे घर वाले लेके आए, तो अब मैंने उसको देखा, उसके बाद देखने के बाद जब मेडिसिन डिसाइड कर रहा था, तो उसकी फैमिली ने कहा कि डॉक्टर जी होम्योपैथिक मेडिसिन इस्तेमाल नहीं करता। ये कहता मैंने नहीं खानी होम्योपैथिक मेडिसिन। तो अब उसकी रीज़न पूछी, तो उसने कहा कि बस मैंने इस्तेमाल नहीं करनी, मुझे और मेडिसिन खा लेनी, होम्योपैथिक नहीं खाना। तो आप देखें कितना कमाल है इस रेपर्टरी का कि हमें यहाँ पे इसकी भी रूब्रिक मिल जाती है, होम्योपैथिक का वर्जन। इसके बाद नेक्स्ट आता हम आते हैं हीडलेस। हीडलेस कहते हैं जो लापरवाह होता है, लेकिन इसके लापरवाह के पीछे कोई ना कोई रीजन होती है, क्योंकि ये लिखा हुआ ऑब्जेक्टिव रीजनेबल, यानी इसकी लापरवाही के पीछे कोई ना कोई रीजन होती है, कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव होता है जिसकी वजह से ये लापरवाह होता है। अब इसको मसला होता है और काफी अर्से बाद डॉक्टर के पास आता है। डॉक्टर कहता है कि तुम्हें महीने से 2 महीने से प्रॉब्लम है और आज तुम मेरे पास आ रहे हो। कहता है डॉक्टर मैं क्या करूं, जब भी मैं आपके पास आने का सोचता था तो मेरी फैमिली का कोई ना कोई पर्सन बीमार हो जाता था, अब मुझे उसको लुक आफ्टर करनी होती थी, इसलिए मैं नहीं आ सका। आज मैं इसलिए आया हूँ कि आज मैंने घर वालों से पूछा है कोई मसला तो नहीं है किसी को, सारे ठीक हो? उन्होंने कहा जी हाँ बिल्कुल ठीक ठाक है, तब मैं आपके पास आया। तो इसकी जो हेडलेस है, ये हेडलेस लापरवाह इसलिए होता है कि दूसरे लोगों की केयर कर रहा होता है, इसलिए इसको अपनी सेहत की कम फिक्र होती है। इसके बाद हम चलते हैं इससे कुछ फियर्स पे। फियर को हम देखते हैं, एंटिसिपेशन डेंटिस्ट फिजिशियन बिफोर गोइंग टू। ये डेंटिस्ट के पास नहीं जाता। अगर इसके कोई दांत खराब होता है, इसको डॉक्टर के पास जाना होता है, इसके दांत में दर्द हो रहा होता है, तो इसको परेशानी शुरू हो जाती है। डॉक्टर के पास जाने से पहले इसको परेशानी शुरू हो जाती है। फिर डेंटिस्ट ऑफ गोइंग, डेंटिस्ट के पास जाने से इसको डर लगता है। अब डर क्यों लगता है? वो कहता है डॉक्टर ये जो दांत मेरा दर्द कर रहा है, डॉक्टर ये दांत निकाल देगा। अब दांत निकालने से मेरा चेहरा तो बिगड़ जाएगा ना, जो चेहरे की खूबसूरती है वो तो दांतों की वजह से है। अब डॉक्टर मेरा दांत निकाल देगा, ये जो खराब दांत है ये भी निकाल देगा, तो मेरा चेहरा बिगड़ जाएगा। इसे कहते हैं फियर डिसफिगर ऑफ बीइंग। फिर कहते हैं फियर हर्ट ऑफ बीइंग, मुझे तकलीफ होगी। फियर इंजरिंग बीइंग इंजर्ड ऑफ, मुझे मजीद तकलीफ आ जाएगी। फियर सफरिंग ऑफ, ये भी तकलीफ के सेंस में आते हैं। इसके बाद वो कहता है फियर रिकवर ही विल नॉट, मैं ठीक ही नहीं होऊंगा फिर तो। एक दांत खराब हुआ, वो जख्मी हो गया, उसका जख्म फिर कहीं पानी उसमें पड़ जाए, पस पड़ जाएगी, ये इस चक्कर में पड़ जाता है। फिर कहता है फियर रिकवर ही विल नॉट, मैं तो ठीक ही नहीं हूँ। फियर मिस फॉर्चून ऑफ, मेरे साथ कुछ ऐसा बुरा ना हो जाए।
इसके बाद हम कहते हैं ये अपना फैमिली के बारे में क्यों इतना केयरफुल होता है। फियर हेल्थ, लव वन अबाउट हेल्थ। इसे दूसरों की हेल्थ के बारे में लव वन मीन सॉरी लव वन मीन इसके प्यारे, इसके बच्चे, इसके माँ बाप, इसके बहन भाई, जिनसे ये बहुत ज्यादा प्यार करता है। लव पर्सन वही होता है जिससे आप बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, चाहे वो आपकी बीवी है, चाहे आपके अम्मी अबू हैं, चाहे आपके बच्चे हैं, वो लव्ड पर्सन होते हैं। इससे बड़ी फिक्र होती है कि उनके उनके साथ के साथ कुछ ऐसा ना हो जाए। फियर अलोन ऑफ बीइंग नाइट, इससे अकेले रहने से बड़ा डर लगता है। तो ये इसके प्रोमिनेंट फियर थे। और इसके बाद इसका एक और फियर आता है, फियर फायर थिंग विल कैच, कहीं चीजों को आग न लग जाए। ये याद रखिएगा, इसके साथ फायर के साथ इसका बड़ा कनेक्शन है, हम आगे डिस्कस करेंगे। इसे आग से बड़ा डर लगता है। इसे ये भी लगता है कि किसी चीज में आग ना लग जाए, घर को आग ना लग जाए, मुझे ना आग लग जाए। इसे बड़ा डर लगता है इस फायर के साथ। और फायर का मतलब दूसरे सेंस में क्राइसिस होता है। अब हम देखेंगे कि इसके प्रॉब्लम कहाँ से शुरू होते हैं, इसके अंदर क्यों स्किन इरप्शंस आती हैं, इसके अंदर हब्स क्यों बन जाते हैं, ये लंग्स टीबी का क्यों शिकार हो जाता है, इसके आई प्रॉब्लम्स क्यों स्टार्ट हो जाते हैं। तो अब स्टेप बाय स्टेप हम देखेंगे कि इसके पीछे क्या रीजन थी जिसकी वजह से ये डिजीज कंडीशन में चला जाता है। देखिए, याद रखें, जितनी भी आपकी बीमारियां होती हैं उनके पीछे कोई ना कोई रीजन और कॉज होता है जो पर्सन को मेंटली तौर पे डिस्टर्ब करता है। और जब पर्सन मेंटली तौर पे डिस्टर्ब होता है तो ऑटोमेटिकली उसके अंदर केमिकल हार्मोन सेक्रेट होते हैं जो जाके ऑर्गन्स को डिस्टर्ब करते हैं। और इसका रिजल्ट उसकी पर्सन के अंदर सिम्टम्स की फॉर्म में अपीयर हो जाता है। फिजिकली सिम्टम्स, बुखार हो गया, उसकी बॉडी के ऊपर एरप्शंस बन गए, एलर्जी हो गई, उसको पेन होना शुरू हो गया, उसका कोई ऑर्गन डैमेज हो गया, ये फिजिकली फिर हम उसकी बॉडी में अपीयर हो जाते हैं ये सिम्टम्स की फॉर्म में। तो अब हम देखेंगे कि हेपरसब क्यों बीमार होता है, इसके पीछे रीजन क्या होती है। तो हेपरसब का जो पेशेंट होगा, क्योंकि ये किसी अथॉरिटी को नहीं मानता, ये याद रखिएगा, क्योंकि ये हॉटी होता है, ये कहता है जो कुछ हूँ मैं खुद ही हूँ। तो इसके प्रॉब्लम तब शुरू होता है जब इसके साथ कोई ना कोई फैमिली के अंदर डिस्कॉर्ड होते हैं, लड़ाई झगड़े होते हैं। और वो झगड़े इसके फ्रेंड्स के दोस्तों के साथ हो सकते हैं, इसके चीफ के साथ और सब ऑर्डिनेट के दरमियान हो सकते हैं। चीफ मीन किसी ऑफिस का बॉस हो गया, चीफ मीन इसकी फैमिली का सरबराह हो गया, इसके बुजुर्ग हो गए। सब ऑर्डिनेट जो उसके नीचे होते हैं, जो चीफ का या बॉस का या फैमिली के हेड का सब हुक्म मान रहे होते हैं। अब वहां पे जब क्लैशेस आते हैं ना, वहां पे डिस्कॉर्ड्स आते हैं, तो ये चीजें इसके अंदर बीमारी पैदा करने का सबब बनते हैं। ये अथॉरिटी को नहीं मानता। अब घर वाले कहते हैं तुम ऐसे काम करो, हमारी मर्जी के मुताबिक चलो, ये कहता है मैं ऐसे नहीं कर सकता। और ऐसा ऐसा ये क्लैशेस बढ़ते जाते हैं, डिस्कॉर्ड्स बढ़ते जाते हैं। फिर ये कहता है कि मैं इतना इनकी केयर करता हूँ, इतना इनका ख्याल रखता हूँ, और ये लोग मुझे ही ह्यूमिलेट कर रहे हैं, मेरी ही इंसल्ट कर रहे हैं, मुझे ही अब्यूज कर रहे हैं। तो इसको बड़ा गुस्सा आता है, लेकिन उस गुस्से को ये सप्रेस करता रहता है। एलिमेंट्स फ्रॉम एंगर सप्रेस, ये उस गुस्से को सप्रेस करता रहता है। एलिमेंट्स फ्रॉम इमोशन, अब ये अपने इमोशंस को भी सप्रेस करता रहता है। इसे बड़ा गुस्सा आता है, मेरे घर वाले मेरे साथ ऐसे कर रहे हैं, मेरे बड़े जो है ना वो मेरे साथ ऐसा कर रहे हैं, इसको बड़ा गुस्सा आता है। लेकिन जिन चीजों को सप्रेस कर रहा होता है, अब सप्रेस क्यों करता है, उसकी रीजन क्या होती है। क्योंकि इसके अंदर सेंसिटिव टू मॉरल इंप्रेशन होता है। इसकी रूब्रिक है, मैं आपको साथ लेके चलता हूँ। सेंसिटिव टू मॉरल इंप्रेशन, और फिर दूसरी इसके अंदर रीजन होती है फिलॉसफी, एबिलिटी फॉर। ये दो चीजें। फिलॉसफी कहते हैं समझ बूझ को, मॉरल इंप्रेशन मतलब ये होता है कि वो कहता है कि ये बाहर वाले लोगों के ऊपर इसका क्या असर पड़ेगा। अगर मैं गुस्सा करता हूँ तो बाहर वाले लोग कहेंगे ये इतना अपने घर वालों की केयर करता है, लव करता है, प्यार करता है, और अपने अब इसी बंदे ने अपने अम्मी अबू को, अपने बड़ों को जवाब देना शुरू कर दिया, उनके ऊपर गुस्सा करना शुरू कर दिया, इसने उसकी बेइज्जती करना शुरू कर दी है। लोग क्या सोचेंगे, लोगों के ऊपर इसका क्या तासुर पड़ेगा। तो ये इसके अंदर फिलॉसफी, एबिलिटी और सेंसिटिव मॉरल इंप्रेशन। इसलिए ये क्या करता है,
सेंसिटिव पेन टू डिसाइड वन सेल्फ फ्रॉम द पेन बीइंग, उस पेन को अपने अंदर ही दबा लेता है, उसको जाहिर नहीं करता, उस एंगर को ये सप्रेस कर लेता है। फिर देन आता है सेंसिटिव पीपल टू प्रेजेंस ऑफ अदर्स, वो लोग जो उसको तकलीफ देते हैं, ये बड़ा हसास होता है, ये कहता है ये लोग क्यों बैठे हैं, मेरे सामने ना बैठे, मैं इनके पास नहीं बैठूंगा। फिर देन आता है कैप्रिशियसनेस, रिजेक्टिंग द थिंग्स फॉर व्हिच ही हैज बीन लॉन्गिंग व्हेन ऑफर्ड ईज। कैप्रिशियस कहते हैं मनमोजी। अब देखिए पहले हमने ये देखा आस्किंग नथिंग फॉर, डिजायर नथिंग फॉर, अब वो कैप्रिशियस बन गए, मनमोजी बन गए। अब घर वालों को कहता है मुझे फलां चीज ला के दो, मुझे फलां चीज चाहिए, घर वाले लेके आते हैं, अब इसको देते हैं, ये लो, ये कहता है मैंने नहीं लेनी। अब यहाँ पे ये मनमोजी बन जाता है। इसके बाद आते हैं कंप्लेनिंग पेन आउट, ये कहता है पेन कहते हैं दोनों सेंस में आता है, फिजिकल भी आता है और मेंटली तौर पे भी आता है। फिजिकल मीन जब किसी को चोट लगती है, दर्द होता है, तो पर्सन कहता है डॉक्टर मुझे बहुत दर्द हो रहा है, मुझे बड़ी तकलीफ हो रही है, मुझे बड़ा दर्द हो रहा है, ये दर्द मुझे सोने नहीं देता, ये दर्द मुझे आराम नहीं करने देता, कंप्लेनिंग पेन हो। दूसरा पेन इसका ये होगा कि जो इसको मेंटली तौर पे मिलता है, मेंटली तौर पे ये अब्यूज होता है, जो इसकी इंसल्ट की जाती है। अब वो जो दुख तकलीफ मिलती है, ये उसके बारे में बताता है कि मेरे घर वालों ने मेरे साथ ऐसे किया। कंप्लेनिंग अदर साहब, दूसरों की शिकायतें लगा रहा होता है, दूसरे इतने बुरे हैं, मेरे साथ इतना बुरा सलूक करते हैं, मुझे मारते हैं, पीटते हैं, मेरी इंसल्ट करते हैं, ये अब उन दूसरों की कंप्लेन कर रहा होता है। इसके बाद हम आते हैं स्ट्रेचिंग एग्रेवेशन। स्ट्रेचिंग कहते हैं जब, स्ट्रेच मीन किस चीज की लेंथ को इंक्रीज करना। अब यहाँ पे ये कहता है कि ये लोग जितने बातें कर रहे हैं, जितना मुझे जुल्म का शिकार कर रहे हैं, मेरे ऊपर जुल्म कर रहे हैं, तो मेरे और इनके दरमियान फासले बढ़ रहे हैं, मेरे और उनके दरमियान दूरियां बढ़ रही, मेरे दिल के अंदर इनके लिए और ज्यादा गुस्सा आ रहा है। इसके बाद ये कहता है सिटिंग inclination to sit still, sitting inclination to sit still, corner in, sitting inclination to sit wrapped in the deep sad thoughts and notice nothing else, taciturn sit doesn't move, sadness stretching out on the sofa। अब इसके बाद ये बिल्कुल खामोश सा हो जाता है, ये सोचता रहता है, सैडनेस में चला जाता है, किसी कोने में बैठ के सोचों में डूबा होता है, सोच रहा होता है ये लोग इन्होंने मेरे साथ ऐसे किया, खामोशी से बैठा होता है, अपनी सोचों में डूबा होता है। घर वाले कहते हैं डॉक्टर जब से ये बीमार हुआ, कभी ये सोफे पे खामोशी से बैठा होता है, उदास सा बैठा होता है, कोई बात नहीं करता, ना कोई हरकत करता है, कभी ये किसी न किसी कोने में जाके बैठ जाता है। तो ये तमाम रूब्रिक इसी की रेलेवेंट है। इनडिफरेंस प्लेजर टू, इनडिफरेंस रिलेशन टू, ये अपने रिलेशंस, अपने प्लेजर, अपनी खुशियों से, अपने ताल्लुकात से, रिश्तेदारों से सबसे लापरवाह हो जाता है। फिर इसके अंदर एक इसके डिल्यूजन्स, जो इसकी फीलिंग्स आती हैं, वो फीलिंग्स हम डिस्कस करेंगे। डिल्यूजन एक्सीडेंट सीज द एक्सीडेंट। एक्सीडेंट का मतलब होता है समथिंग अनएक्सपेक्टेड, सडन, कोई भी चीज जो अचानक होती है, गैर मुतवक्की होती है और आपको डैमेज करती है, नुकसान पहुंचाती है, वो एक्सीडेंट कहलाता है। कहता है मैं एक्सीडेंट देख रहा हूँ, मेरा और मेरी फैमिली का, घर वालों का लाजमी खड़ाक होगा, झगड़ा होगा, लाजमी दबा के कोई एक्सीडेंट ऐसा होगा, हमारा आपस में खड़ाक होगा। क्लाउड सीज, क्लाउड कहते हैं, क्लाउड के सिंबल, अगर इसको हम सिंबलाइज करें क्लाउड्स को, तो इसके बहुत सारे मीनिंग आते हैं। एक क्लाउड्स का मीनिंग ये आता है कि देखें जब क्लाउड्स आते हैं तो वो इंडिकेट करते हैं, बारिश को इंडिकेट करते हैं। अब बारिश क्या करती है, जैसी बारिश आती है तो ये पौधों से, जमीन से जितनी भी डस्ट होती है ये रिमूव कर देती है, एटमॉस्फेयर में जो डस्ट होती है उसको रिमूव कर देती है। तो एक तरफ से रेन जो होती है वो एनवायरनमेंट को प्योरीफाई करती है, क्लीन करती है। तो एक क्लाउड्स का हमारे पास ये कॉन्सेप्ट आता है। दूसरी तरफ क्लाउड्स का जो कॉन्सेप्ट है वो ये होता है कि ये रिप्रेजेंट द इमोशंस, हिडन सीक्रेट्स, जो आपके अंदर छुपे होते हैं, मिस्टेरी, जो आप लोगों के सामने जाहिर नहीं कर रहे होते। ये कहता है कि मेरे अंदर बहुत सारे राज दफन है,
मेरे घर वालों ने मेरे साथ क्या कुछ किया, वो सब कुछ मेरे अंदर दफन है। इसके बाद हम आते हैं डिल्यूजन डेड पर्सन। ये सारे लोग तो डेड हैं। डिल्यूजन फिगर सीइंग द फिगर स्टेन, ये सारे लोग बड़े अजीब से हैं। मर्डर ही विल बी, मुझे कत्ल कर दिया जाएगा। डिल्यूजन अनप्लेजेंट, सब कुछ अच्छा नहीं है, खुशगवार नहीं है। विजन हैज द हॉरिबल, मुझे खतरनाक चीजों का पता चल रहा है। आसपास समथिंग मुझे खौफनाक चीजें नजर आ रही हैं। रॉन्ग, एवरीथिंग गोज रॉन्ग, सब कुछ गलत हो रहा है। इसमें क्या कहता है डिवीजन, पुअर ही इज, मैं पुअर हूँ, मेरे पास मैं कुछ कर नहीं सकता, मेरे अंदर कमी है, मैं क्या करूं, मुझे तो ये लोग कत्ल कर देंगे। इसके बाद यही चीजें इसको सोचते सोचते जब ये चीजें सोच रहा होता है तो ये चला जाता है मैनिया इरेप्शंस आफ्टर सप्रेस। ये सारी चीजें अपने अंदर वो सप्रेस कर रहा होता है, जज़ब कर रहा होता है, दबा रहा होता है। और ये जो दबाव होते हैं वो इसकी स्किन के ऊपर इरेप्शंस की फॉर्म में जाहिर होती है। कहीं पे फोड़े बन जाते हैं, कहीं पे एक्नी बन जाती है, कहीं पे खारिश होना शुरू हो जाती है। इसके बाद मैनिया, मैनिया कहते हैं कि जब आपके इमोशंस बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाते हैं, चाहे वो आपका गुस्सा है, चाहे आपका प्यार है, चाहे आपकी मोहब्बत है, चाहे आपकी एनर्जी है, ये सब चीज़ें इंक्रीज हो जाती हैं मैनिया में। अब इसकी क्या इंक्रीज होती है, इसका गुस्सा इंक्रीज हो जाता है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है, पहले दबाता रहता है चीज़ों को। अब वही एंगर जब इसका जो दबा होता है, अब इसके अंदर वही एंगर बाहर निकलता है और उस कंडीशन में ये फिर एंगर इजली इसको गुस्सा आना शुरू हो जाता है। सडन काजलेस, बगैर किसी वजह गुस्सा आता है, वायलेंट, तशद्दुद हो जाता है, इम्पोलाइट। पहले जिस फैमिली से इसको मोहब्बत होती है, लव होता है, अब ये इम्पोलाइट हो जाता है, बड़ी बेरुखी से उनसे बात करता है। उनके सामने बैठेगा, इसको एटिकेट्स नहीं आएंगे कि मेरे सामने मेरे अबू बैठे हैं तो मैं इनके सामने तमीज से बैठूं, मैनर से बैठूं, या इनके साथ बड़े प्यार से बात करूं। ये सारी चीजें खत्म हो जाती हैं, अब ये इम्पोलाइट हो जाता है। फिर देन आते हैं डिसकंटेंटेड अदर्स पे, दूसरों के साथ गैर मुतमईन हो जाता है। कहता है मैं अपने घर वालों से खुश नहीं हूँ, मैं इन पे मुतमईन नहीं हूँ, जी मुझे कुछ भी कर सकते हैं। डिसर्नमेंट, लैक ऑफ, इससे अच्छी बुरी की तमीज खत्म हो जाती है। इससे ये नहीं पता होता ये मेरा वालिद है, ये मेरी वालदा है, इससे मैं ऐसे बात करूँ, इससे मैं तमीज से बात करूँ। इसके अंदर ये सारी तमीज खत्म हो जाती है। फिर देन आते हैं इसी, यही चीजें इसको मेलिशियस बना देती हैं, इसको इम्पल्स मॉर्बिड में लेके जाती हैं, इसको किल डिजायर में ले जाती हैं। और इसका गुस्सा इतना शदीद हो जाता है कि ये जरा सी कॉन्ट्रडिक्शन बर्दाश्त नहीं कर सकता। कॉन्ट्रडिक्शन, इंटॉलरेंट ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन, डिस्पोजिशन टू कॉन्ट्रडिक्ट, जरा सी तनकीद बर्दाश्त नहीं कर सकता। और इसका जो ज़हन होता है तनकीदी हो जाता है, दूसरों में ये गलती निकालना शुरू कर देता है। फिर ये क्या करता है, स्ट्रेंज फैमिली फ्रॉम, अपनी फैमिली से स्ट्रेंज हो जाता है, लाताल्लुक हो जाता है। अवर्जन पर्सन प्लेसेस टू सर्टन, ये कहता है मैं इन लोगों को पसंद नहीं करता, मैं इनके साथ बैठना नहीं चाहता। कंपनी, अवर्जन टू फ्रेंड्स ऑफ इंटीमेट, जो बड़े क्लोज दोस्त होते हैं उनके दरमियान ये बैठना बंद कर देता है। डिवेल्स रिकॉल डिसएग्रीबल मेमोरीज, ये उन वाकयात को याद करता है जो घर वालों ने इसके साथ किए होते हैं, जो उसके साथ ज्यादती की जाती हैं। फिर ये कॉन्ट्रेरी, उनको ऑपोजिट होता है। वो कहते हैं जाओ ये काम करके लाओ, ये हमेशा उसके ऑपोजिट करेगा, या करेगा ही नहीं क्योंकि ये डिसओबीडियंस में भी होता है, या तो नहीं करेगा या फिर जो भी काम कहेंगे ना उसको ऑपोजिट करेगा। डिसीटफुल परज्योर, ये धोखे देना, धोखे से भरपूर होता है, धोखे देता है। परज्योर के का मतलब ये होता है कि जब आप किसी के साथ कमिटमेंट करते हैं और फिर कमिटमेंट करने के बावजूद दूसरे को धोखा दे देते हैं। लड़का लड़की से कहता है कि मैं तुमसे शादी करूंगा, और इसी सेंस में उसके साथ वो अपनी उसको गर्लफ्रेंड बनाता है, उसको मोहब्बत बनाता है, और एंड टाइम पे वो किसी और के साथ शादी कर लेता है। तो इसे कहते हैं डिसीटफुल परज्योर, यानी वो धोखा देता है, कमिटमेंट करके धोखा देता है। तो ये एंगर में इतना आगे चला जाता है कि एंगर स्टैब एनीवन सो एंग्री दैट ही कुड, कहता है उससे में इतना आ जाता है मैं किसी को छुरा भोंक दूंगा। डेंजर, नो सेंस ऑफ डेंजर, इसे किसी खतरे का कोई डर नहीं होता। इम्पल्स मॉर्बिड, स्टेप टू अदर्स टू स्टेप। इम्पल्स कहते हैं समथिंग जो आपको फोर्स करती है, कुछ ना कुछ करने के लिए फोर्स करती है। अब इसके पीछे फोर्स होता है, इसके पीछे वो जुल्म होते हैं जो इसको फोर्स करते हैं। किस चीज को फोर्स करने के लिए, किल करने के लिए। किल डिजायर टू बी लव्ड वन, किल डिजायर टू कॉन्ट्रडिक्ट हर द पर्सन दैट, kill desire to offend, sudden impulse to kill desire to throw the child, sudden impulse to। जी इतना ज्यादा वसीला हो जाता है
कि इसका दिल करता है कि मैं इन सबको मार दूं, जहां तक कि जो मेरे घर वाले मैं उनको कत्ल कर दूं। इवन जहां तक इससे आता है कि जो बेलव वन, जो उसके प्यारे होते हैं, इसके बच्चे, इसके वालिद, इसकी वालदा, जिन लोगों से ये बड़ा प्यार करता है, कहता है मेरा दिल करता है मैं इन सबको कत्ल कर दूं, सबको मार दूं, इन सबको छुरा घूम दूं। देखिए मेलिशियस, मेलिशियस कहते हैं कीना, मर्डर समवन एज ए फूड, इसके अंदर इतना ज्यादा हसद पाया जाता है कि ये कहता है मैं इन सबको कत्ल कर दूं, सबको मार दूं। लोकेसिटी लिसन वुड नहीं, बातें बहुत ज्यादा करेगा और किसी को सुनेंगे नहीं। वो दूसरे कहेंगे हमारी बात तो सुनो, हम तुमसे क्या कहना चाहते हैं। ये दूसरों को सुनने का बोलने का मौका ही नहीं देगा, खुद ही बोलता रहेगा कि तुम लोगों ने मेरे साथ ऐसा किया, तुमने मेरे साथ ये जुल्म किया, यही इसकी बातें चलती रहेंगी। फिर आता है वायलेंट रिफ्रेंस, छोटी छोटी बातों पे ये तशद्दुद हो जाता है। किसी ने कहा तुम इधर क्यों बैठे हो, बस इसको गुस्सा आ जाएगा। किसी ने कहा तुम्हारे बटन का शर्ट ठीक नहीं है, इसको गुस्सा आ जाएगा। और गुस्से में ये फिर दूसरों को मरने मारने पर तैयार हो जाता है। होमिसाइडल मर्डर ईटीसी, दूसरों को मरने मारने पर तैयार हो जाता है। फिर ये कहता है मॉरल फीलिंग वांट ऑफ क्रिमिनल विदाउट रिमोर्स डिस्पोजिशन टू बिकम, इसके अंदर अखलाकियाती कमी हो जाती है, ये क्रिमिनल बन जाता है। ज़ाहिर है आप देखें कि इसके अंदर इतनी इंटेंसिटी पाई जाती है कि ये दूसरों को मरने मारने पर तैयार हो जाता है, दूसरों को मार देता है, कत्ल कर देता है, या अपने आप को आग लगा देता है, या चीज़ों को आग लगाना शुरू कर देता है। फायर सेट द थिंग्स ऑन फायर वांट्स टू, दूसरों को आग लगा देता है या अपने आप को आग लगा देता है। सुसाइडल डिस्पोजिशन पेन फ्रॉम सुसाइडल डिस्पोजिशन फायर टू सेट वन सेल्फ, खुदकुशी तक चला जाता है उस तकलीफ दर्द की वजह से, खुदकुशी करता है, अपने आप को गोली मार देता है, शूट करता है। क्या और खुदकुशी में क्या करता है, अपने आप को आग के अंदर फेंक देगा, अपने आप को आग लगा देगा, यानी इस लेवल तक ये चला जाएगा। तो फिर जब ये किसी को मार भी देता है तो कहता है मुझे किसी किस्म का पछतावा नहीं है। लोग कहते हैं तुमने फलां को कत्ल कर दिया, फलां के साथ तुमने जुल्म किया, ज्यादती कर दी, उसके साथ बदतमीजी की, कहता है मुझे कोई पछतावा नहीं। तो इसमें वाहिद हैपर सेल्फ है, इसकी इंटेंसिटी इतनी ज्यादा हो जाती है कि ये आखिर में क्रिमिनल तक चला जाता है। क्रिमिनल कौन होता है, जो कोई ना कोई किसी न किसी को मारेगा, अटैक करेगा, तभी वो क्रिमिनल बनता है ना। तो ये इस हद तक चला जाता है, लेकिन इसको किसी किस्म का पछतावा नहीं होता। आपने देखा होगा कुछ लोग पछता जाते हैं, लेकिन ये पछताता नहीं। इसके बाद हम देन आते हैं थ्रेटनिंग गिल्ट टू वाइफ एंड चिल्ड्रन, वायलेंट डीड्स ऑफ वायलेंस रेज लीडिंग टू, इस हद तक ये वायलेंट हो चला जाता है, इसको इस हद तक गुस्सा आता है कि ये अपनी बीवी बच्चों को धमकी देता है मैं तुम्हें कत्ल कर दूंगा, तुम्हें मार दूंगा। जहां तक कहता है मेरा दिल करता है मैं अपने बच्चे को गाड़ी से नीचे फेंक दूं, मैं इसको आग लगा दूं, इस हद तक इसका गुस्सा चला जाता है। फिर इसके बाद एक रुब्रिक आती है टेस्टामेंट रिफ्यूज टू मेक इट। टेस्टामेंट कहते हैं जब, वैसे तो टेस्टामेंट में होता है वसीयत, वसीयत में आप देखें जब ये एक वसीयत होती है और दूसरा इसका मीनिंग होता है एग्रीमेंट। वसीयत ये होती है कि जी मेरी प्रॉपर्टी मेरे मरने के बाद फलां मेरा बच्चे के जिम्मे फलां मेरा बच्चा ले लेगा। एक वसीयत कर देता है मेरी प्रॉपर्टी मेरे लिए ये काम कर देना, मेरे लिए मेरे पैसे जो है ना फलां मस्जिद में जमा करा देना, कुआं खुदवा देना, कोई ना कोई फलाई काम करवा देना। अब ये वसीयत कर रहा होता है, ये मेरी मरने के बाद मेरी प्रॉपर्टी फलां फलां के नाम पे होगी, ये टेस्टामेंट होता है। दूसरी तरफ टेस्टामेंट से मुराद एग्रीमेंट भी होता है, जो आप किसी न किसी के साथ एग्रीमेंट करते हैं, कमिटमेंट करते हैं, वो भी टेस्टामेंट होती है। टेस्टामेंट रिफ्यूज टू मेक, ये किसी के साथ कमिटमेंट नहीं करता, अवॉइड करता है। अगर कोई कहता है कि तुम मेरे साथ वादा करो यार, तुम मेरे साथ शादी करोगे, मेरे साथ फलां जगह जाओगे, मेरी हेल्प करोगे, कहता है मैं किसी के साथ कमिटमेंट नहीं करता, ये रिफ्यूज कर देता है। घर वाले कहते हैं ये तो जो प्रॉपर्टी है हमारे नाम पे करना, हमारा ख्याल रखना, कहता है मैंने कुछ भी नहीं करना, क्योंकि इसके ज़हन में होता है कि उन लोगों ने इसको टॉर्चर किया होता है, उन लोगों ने इसको तकलीफ दी होती है। तो ये इंतहाई किस्म का सेंसिटिव पर्सन होता है, बहुत अच्छा होता है, लेकिन जब ये इसके सेंसिटिव भी बहुत होता है, ज़रा सी बात इसको इस लेवल तक ले जाती है। तो ये था हैपर सेल्फ का जर्नी जो आज हमने आपके साथ डिस्कस किया। इस हवाले से कोई भी आपका क्वेश्चन है तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर ऑल ऑफ यू।